मान लो सरकार यह कहे कि हमें तुम लोगों को नौकरी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं हैं। मान लो कि अगर कहीं पे तुम जा रहे हो तो वहाँ पे सरकार ने कहा कि देखो तुम यहाँ से जो हो लौट जाओ। जैसे तुम अब यूपी में हो और यूपी से तुम बिहार जा रहे थे। अब बिहार जाते समय जब तुम बिहार से यूपी से बिहार में गए तो बिहार की गवर्नमेंट ने कहा कि देखो तुम्हारा यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या बिहार की गवर्नमेंट किसी को भी रोक सकती है जो कानूनी रूप से गलत ना हो? अगर वो सही है और वो ट्रेवल करना चाहता है, यूपी से बिहार जाना चाहता है, कोई भी व्यक्ति है वो यूपी से बिहार जाना चाहता है, वो घूमना चाहता है, तो इस आधार पे क्या बिहार सरकार रोक लगा सकती है? तो इन सभी का जो जवाब जो वो फंडामेंटल राइट में है कि हमें ट्रेवल करने का अधिकार है, हमें रिसाइड करने का अधिकार है। तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी आज का जो टॉपिक है हमारा वो फंडामेंटल राइट का और डीपीएसपी का है। उन दोनों में डिफरेंस को समझना है। ठीक है बच्चों, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एनडीए में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं और एनडीए वाले भी जो है वो बार बार इसको रिपीट एनडीए जो यूपीएससी है वो बार बार ये पूछती रहती है क्योंकि उसे पता है कि जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं वो बच्चे अक्सर इग्नोर कर देते हैं। बच्चे जो वो बहुत ही बड़ी बड़ी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि वो यूपीएससी है। यूपीएससी छोटे क्वेश्चन में भी टारगेट कर लेती है। अगर यूपीएससी को टारगेट करना होगा, यूपीएससी की यही ब्यूटी है कि वो छोटे से छोटे क्वेश्चन में तुमको ट्रैप कर लेगी। तो ठीक है, तो अब समझना है कि जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, हम जब इसको समझेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है और किस तरीके से हमें क्वेश्चन को डील करना, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे जरूरी बात है हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो किसके लिए है। फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है कि फंडामेंटल राइट क्यों है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। उसकी जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि सरकार को इतनी पावर दी हुई थी कि सरकार तो कानून बना रही है। अब ऐसा ना हो कि सरकार कानून बनाते बनाते कुछ ऐसा बना दे जिससे हमारे लोगों को नुकसान हो। तो उसके लिए फंडामेंटल राइट आया, उसके लिए फंडामेंटल राइट आया। फंडामेंटल राइट, ये मेंटल राइट है। ठीक है, तो ध्यान रखना है फंडामेंटल राइट और एक तरफ है डीपीएसपी। आज हमें यही डिफरेंस समझना है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब फंडामेंटल राइट यह कहता है कि देखो सरकार को ये करना चाहिए और सरकार को ये नहीं करना चाहिए। अगर सरकार जो मना किया हुआ है, सरकार ने अगर वो कर दिया तो तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि देखो माई बाप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, आर्टिकल 32 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। ठीक है, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तुम यह बोलोगे कि देखो ये आर्टिकल में लिखा हुआ था, आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में होना चाहिए और इस आर्टिकल का वायलेशन सरकार ने कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि क्या सच है। अगर वो सच निकला तो उस लॉ को जो है वो स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना फंडामेंटल राइट जो सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सबसे पहली जो बात है इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये जो फंडामेंटल राइट है वो किस पार्ट में आता है। तो ये पार्ट 3 में आता है। पार्ट 3 में आएगा। प्लस फंडामेंटल राइट को लिया किस कंट्री से गया था, सबसे जरूरी है कि सोर्स कहाँ से हमने फंडामेंटल राइट को लिया था। तो हमने फंडामेंटल राइट को यूएसए से लिया था, यूएसए से लिया था। ठीक है, हमने फंडामेंटल राइट को यूएस से लिया था। ऑब्जेक्टिव क्या है फंडामेंटल राइट का? ऑब्जेक्टिव है सरकार की पावर को सीमित करना, सरकार की पावर, सरकार की शक्ति को सीमित करना, सीमित करना, सरकार की शक्ति को सीमित करना ताकि वो मनमाने तरीके से जो मर्जी हो वो न करे, कानून के हिसाब से चले सरकार भी। तो इसलिए फंडामेंटल राइट आया। अब तीसरा पॉइंट ये है कि मान लो कि सरकार ने कोई कानून बनाया और फंडामेंटल राइट्स में कुछ चीजें दी हुई हैं कि सरकार को ये नहीं करना चाहिए, फिर भी सरकार ने कानून बना दिया। सरकार
सरकार ये कानून बना दी कि सरकार ये कानून बना दी है, और जिसकी वजह से, उस कानून की वजह से फंडामेंटल राइट का तुम्हारी या किसी के भी उसका वायलेशन हो रहा है। फंडामेंटल राइट का जैसे ही वायलेशन हुआ, जिसका वायलेशन हुआ वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आर्टिकल 32 के तहत एक ऐसा आर्टिकल है जो यह पावर देता है कि अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन पार्लियामेंट करती है तो सीधे तुम सुप्रीम कोर्ट आओ, सीधे आओ, कहीं पे और जाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि तुम पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, फिर हाई कोर्ट जाओ, फिर जो सुप्रीम कोर्ट जाना, ऐसे नहीं जाना, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो फंडामेंटल राइट है वो कोर्ट में जो फंडामेंटल राइट है वो लेके जाया जा सकता है। फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो उसके लिए जो सीधे कोर्ट में जाया जा सकता है। कोर्ट में जाना, इसको एक लैंग्वेज में लिखते हैं इनफोर्सिबल। ये इनफोर्सिबल है, ठीक है। तो डायरेक्टली कोर्ट में जाओ। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो सीधे सीधे हम कोर्ट में जा सकते हैं। किसी का भी अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब यहाँ पे और चीजें ध्यान क्या रखनी, चौथी वाली चीज है, ये है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35 तक जो फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, ठीक है। तो यह आर्टिकल फंडामेंटल राइट की ये कहानी है, पूरी की पूरी कहानी यह है कि फंडामेंटल राइट लाया ही इसलिए गया था क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे उनको यह डाउट था कि जितना पावर हम पार्लियामेंट को दे रहे हैं कहीं वो तानाशाही पे ना उतर आए, क्योंकि जब पावर रहता है तो लोग अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, और उसी को कंट्रोल करने के लिए फंडामेंटल राइट्स लाया गया था। मतलब कि सरकार की पावर को सीमित करने के लिए फंडामेंटल राइट्स लाया गया। ध्यान क्या रखना है, ये इनफोर्सेबल है। फंडामेंटल राइट में जो भी लिखा हुआ है अगर सरकार उसका वायलेट करती है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो ध्यान यह रखना है, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। तो बताओ फंडामेंटल राइट्स में जो फंडामेंटल राइट्स जो वो इनफोर्सेबल है कि नहीं है, तो इनफोर्सेबल है, ठीक है। फिर आएगा कि फंडामेंटल राइट्स क्यों लाया गया। अब उसमें ऑप्शंस कई रहेंगे जिसमें लिखा रहेगा कि सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए, तो वो ऑप्शन क्लिक करना है। तो फिर आर्टिकल पूछेगा कि बताओ फंडामेंटल राइट में कितने आर्टिकल्स आते हैं, तो बताना है 12 से 35, ठीक है। अब ये आएगा फंडामेंटल राइट किस कंट्री से हमने लिया, तो फंडामेंटल राइट हमने लिया है वो अमेरिका से लिया हुआ है, ठीक है। अब ये चौथा हो गया। अब पांचवा वाला जो है, पांचवा ये है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दिया हुआ है। पार्ट 3 ये ऐसे लिख लो, ऐसे करके पार्ट 3 लिखो, पार्ट 3, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में दिया हुआ है, प्लस यूएसए से लिया हुआ है, सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए। आर्टिकल 12 से 35 तक का है, इसका लेना देना आर्टिकल 12 से 35 है, इनफोर्सिबल है, यूएसए से लिया हुआ है, ठीक है, पार्ट 3 में है। तो कुल मिला के ये चीजें हैं। और ये क्यों बनाया गया, क्योंकि जो सरकार की शक्तियों को सीमित करना था, क्योंकि सरकार जो मनमानी ना हो जाए। डीपीएसपी में क्या है, डीपीएसपी में अब देखते हैं, ये तो समझ में आ गया कि फंडामेंटल राइट्स क्यों लिया गया है। अब हम डीपीएसपी को समझते हैं। देखो दोनों में भी अंतर स्पष्ट हो जाएगा। सबसे जरूरी बात है कि डीपीएसपी को लिया क्यों गया, डीपीएसपी को लिया क्यों गया, उस पर अभी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि ये किस कंट्री से लिया गया है। वो कंट्री है आयरलैंड। आयरलैंड से लिया हुआ है। अच्छा मान लो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपकी परफॉर्मेंस कैसे चेक की जाएगी। आपको अगर यूपीएससी को चेक करना है कि तुम लोग जो हो बहुत अच्छे हो पढ़ने में, या बहुत अच्छा स्कोर कर, या बहुत अच्छा लाइफ में परफॉर्म अच्छा कर सकते हो, अपने लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो यूपीएससी को अगर टेस्ट करना है, यूपीएससी को मतलब कि एनडीए को अगर टेस्ट करना है कि ये जो कैंडिडेट हैं वो हमारे लेवल के हैं कि नहीं है, तो कैसे टेस्ट करेंगे, वो क्या टेस्ट करेंगे, वो तुम्हारे अंदर क्या टेस्ट करेंगे। तो वो कुछ क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन के हिसाब से जैसा तुम परफॉर्म करोगे
उसके हिसाब से तुमको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से डीपीएसपी में भी है। मान लो एनडीए का पेपर हुआ, अब तुमने जिस तरीके से परफॉर्म किया होगा उस तरीके से तुमको मार्क मिलेगा, और जब मार्क मिलेगा तो फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट आएगा तो फिर पता चल जाएगा कि तुम जो वो लिस्ट में हो कि नहीं हो, मतलब कि एनडीए में पास हो गए कि नहीं पास हो गए। ठीक उसी तरीके से डीपीएसपी भी है। देखो डीपीएसपी में क्या है, डीपीएसपी में यह है सरकार को गाइड करती है कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए। अब मैंने ये कैसे कहा कि जो वो कैंडिडेट है, जो सरकार है वो कैंडिडेट है, और जो डीपीएसपी है वो यूपीएससी है, एनडीए है, ठीक है। तो ये जो है वो डीपीएसपी इनका जो है वो टेस्टिंग करती है। ध्यान से समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। ध्यान से समझिए। अब जैसे मान लीजिए कोई सरकार है, वो आपके पास वोट मांगने आई, वोट मांग रही है और वो एकदम नई नई गवर्नमेंट आई हुई है, तो आप उनकी परफॉर्मेंस को कैसे चेक करोगे? सबसे पहले तो आप जो उनको एक बार जिता दोगे, उसके बाद आप देखोगे कि 5 साल तक वो अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर वो अच्छा काम करती हैं, वो जो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी हो पॉलिटिकल पार्टी, उससे लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, हमें बस एग्जाम्पल की तरह समझना है, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी है, वो एकदम नई आई हुई है और वो वोट मांग रही है, आप लोगों के पास आई, आपने वोट दिया, वो 5 साल तक सरकार में बनी रही। अब सरकार में जो जिस तरीके से वो परफॉर्म करेगी उस तरीके से वो अगले 5 साल के बाद वो फिर से इलेक्ट होगी या नहीं इलेक्ट होगी। तो कहने का मतलब यह है कि चुनाव क्या कराते हैं, चुनाव जो पॉलिटिकल पार्टी के परफॉर्मेंस को चेक कराते हैं कि क्या इनका जो परफॉर्मेंस सही था कि नहीं, मतलब सरकार ने जो लोगों से वादा किया था वो पूरा हुआ कि नहीं। तो डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी जो है वो, डीपीएसपी में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, डीपीएसपी में लिख दिया गया है कि आपको ये करना है, ठीक है। अब अगर मान लो कि कोई भी व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, जागरूक व्यक्ति है, वो यह देखेगा कि डीपीएसपी में जो लिखा हुआ है क्या वो सरकार उसको अचीव कर रही है कि नहीं कर रही है। डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी एक गोल है, सरकार को गोल दिया हुआ है कि ये चीजें हैं, ये 4-5 चीजें हैं, तुम इसको अचीव करो, अचीव करने का प्रयास करो। ये इसको टाइम लिमिटेड नहीं किया गया कि 2 दिन में कर देना, 4 दिन में कर देना, इसको टाइम लगेगा, लंबा लगेगा, लेकिन इसको अचीव करना है, ठीक है। और इसी परफॉर्मेंस के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टी को चुना जाता है कि डीपीएसपी में कितना वो अच्छा कर रहे हैं। तो डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी परफॉर्मेंस चेकर है, परफॉर्मेंस चेकर। अब से ध्यान रखना है कि डीपीएसपी जब भी कोई बोले तो तुरंत समझ जाओ कि डीपीएसपी का मतलब क्या, डीपीएसपी का मतलब क्या, वो परफॉर्मेंस चेक कर रही है, ठीक है। किसकी परफॉर्मेंस चेक कर रही है, सरकार की। सरकार अच्छा करेगी तो फिर दोबारा से आएगी, अगर सही नहीं कर रही है, डीपीएसपी के अनुसार नहीं चल रही है, तो फिर वो आने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लो डीपीएसपी में कुछ लिखा हुआ है, डीपीएसपी में कुछ लिखा हुआ और सरकार अचीव नहीं कर पा रही है उसको। सरकार ने कहा कि देखो भैया अभी जो है वो इतने रिसोर्सेस नहीं है कि हम इन चीज़ों को अचीव कर लें, इन चीज़ों को अभी अचीव करने में समय लगेगा। तब किसी बंदे का जो है मूड हो गया कि नहीं ऐसा थोड़ी है, डीपीएसपी में लिखा हुआ है तो सरकार को ये सब जो है वो हम लोगों को देना होगा, हम लोगों को देना ही होगा। तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि डीपीएसपी में जो लिखा हुआ है वो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पहले तुम उसको पढ़ते नालायक, उसको अगर तुम पढ़ लेते तो तुम समझ जाते कि डीपीएसपी में जो लिखा हुआ है वो बाइंडिंग नहीं है। तो क्या समझे, जो 3 वाला है नॉट इन्फोर्सेबल है, नॉट इन्फोर्सेबल। ये नॉट इन्फोर्सेबल है, जितना भी डीपीएसपी में लिखा हुआ है उसको सरकार को अचीव तो करना है, ये तो है, सही बात है कि ये उसको अचीव सरकार को करना ही करना है, लेकिन उसकी टाइम बाउंडेशन नहीं है। प्लस अगर सरकार उसको अचीव करने में असफल हो जाती है तो इस वजह से तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहली बात डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, परफॉर्मेंस चेक करता है। जबकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सरकार की पावर को सीमित कर रही है, फंडामेंटल राइट, लेकिन दूसरा वाला ये है कि परफॉर्मेंस चेक कर रहा है। फिर जो है वो अगर मान लो कुछ लिखा हुआ है इसमें डीपीएसपी में
तो वो नॉट इन्फोर्सेबल है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है कि डीपीएसपी किस पार्ट में दिया हुआ है। डीपीएसपी जो पार्ट है वो पार्ट 4 है, पार्ट 4 में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, पार्ट 4 में दिया हुआ है, नॉट इन्फोर्सेबल है, परफॉर्मेंस चेकर है, आयरलैंड से लिया हुआ। यही सब जो बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि डीपीएसपी कहाँ से लिया हुआ है, डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव क्या है, डीपीएसपी जो वो क्या प्रवर्तनीय है कि गैर प्रवर्तनीय है, नॉट इन्फोर्सेबल है, नॉट इन्फोर्सेबल का मतलब गैर प्रवर्तनीय है, फिर डीपीएसपी किस पार्ट में दिया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। एक चार्ट बनाओ, पूरा नोट्स कर लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये था कि इसका गोल क्या है, इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है डीपीएसपी का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो डीपीएसपी का गोल है कि ऐसा समाज हो जहां पे सामाजिक न्याय हो, जहां पे आर्थिक न्याय हो, जहां पे राजनैतिक न्याय हो, और जहां पे राजनैतिक न्याय हो, राजनैतिक न्याय हो। ठीक है, तो इतना ही है इसमें, और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ डीपीएसपी में ये है, डीपीएसपी कहाँ से लिया हुआ है, डीपीएसपी क्यों लगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, डीपीएसपी का अगर सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या ऑब्जेक्टिव था, डीपीएसपी का समाज के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर डीपीएसपी जो इन्फोर्सेबल है कि नहीं है, तो ये सभी चीजें हैं। फिर अब जो ये छठा वाला पॉइंट है, छठा वाला पॉइंट जो ध्यान से देखना, छठे वाले पॉइंट में आर्टिकल 36 से 51 है, 36 से 51 ये जो डीपीएसपी है, 36 से 51 डीपीएसपी है और 12 से 35 फंडामेंटल राइट है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को पूरे का पूरा जो है डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, अब जब भी क्वेश्चन आएंगे इन दोनों से तो आप लोग, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा करोगे और आप लोगों को इसमें पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा।